आपका बहुत बहुत स्वागत है हिस्ट्री 61 में। और हम आगे पढ़ते हैं इतिहास के विषय के बारे में। हम चर्चा करेंगे बौद्ध ग्रंथ के बारे में। महात्मा बुद्ध के परिनिर्माण के पश्चात उनके समस्त उपदेशों को 3 भागों में संकलित किया गया है, जो त्रिपिटक कहलाता है। पहला है विनय पिटक, सूत पिटक, अधिगम पिटक के नाम से विख्यात है। महात्मा बुद्ध परिनिर्माण यानी महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद उनके उपदेशों को 3 भागों में संकलन किया गया। बिल्कुल 3 भाग में था, जिसके तीनों को मिला के हम त्रिपिटक कहते हैं। पहला जो विनय पिटक और सूत पिटक और अधिगम पिटक के नाम से जानते हैं, और इन तीनों में महात्मा बुद्ध के जीवन के चरित्रों का, उद्देश्यों का वर्णन मिलता है। विनय पिटक में बुद्ध द्वारा उपदिष्ट संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं दी जाती है। सूत पिटक त्रिपिटक में सबसे बड़ा तथा सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसे बौद्ध धर्म का शब्दकोश भी कहा जाता है। सूत पिटक धार्मिक सिद्धांतों में संबंध महात्मा बुद्ध के प्रवचनों का संग्रह है, अर्थात इसमें जो महात्मा बुद्धों ने जहां तहां घूम के जो प्रवचन दिए हैं उसको संकलित किया गया है। सूत पिटक धार्मिक सिद्धांतों में संबंध भगवान बुद्ध के प्रवचनों का संग्रह है। अधिगम पिटक में बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत समाहित है। त्रिपिटकों में से विनय पिटक तथा सूत पिटक का संकलन बुद्ध के परिनिर्माण के कुछ ही सप्ताह पश्चात 483 ईस्वी में प्रथम बौद्ध संगति में हुआ। अधिगम पिटक का संकलन अशोक के शासन काल में यानी कि 251 ईसा पूर्व में बौद्ध के तृतीय संगति में हुआ, जिसके अध्यक्ष बौद्ध भिक्षुक मोगलीपुत्र तिस्से। और इसको एक बार बढ़िया से समझ लीजिए, अशोक के शासनकाल में 251 ईस्वी में बौद्ध के तृतीय संगति में जिसके अध्यक्ष बौद्ध भिक्षुक मोगलीपुत्र तिस्से थे, जिन्होंने ये बौद्ध धर्म के तृतीय संगति के अध्यक्ष थे, जो अध्यक्ष हुआ करते थे, उनके देख रेख में इसका संकलन हुआ करता था। त्रिपटों की क्या भाषा थी? त्रिपटों की जो भाषा थी वह थी पाली। त्रिपिटक के अतिरिक्त जो बौद्ध ग्रंथ हैं उसमें महावंश, दीपवंश, मिलिंद पन्हो कुछ ऐसे ऐतिहासिक बौद्ध ग्रंथ हैं जो कि इतिहास जानने का मुख्य स्रोत हैं। दीपवंश, महावंश तथा मिलिंद पन्हो, इनमें से तीनों महत्वपूर्ण हैं ऐतिहासिक उल्लेखों के। जिसके अलावा हम एक और ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ में नाम ले सकते हैं अंगुत्तर निकाय का। अंगुत्तर निकाय का खासियत ये है, इसमें पहली बार 6वीं शताब्दी के 16 महाजनपदों का उल्लेख इसमें मिलता है अंगुत्तर निकाय में। आइए हम अब बात करते हैं जैन ग्रंथों की। जैन ग्रंथ किस प्रकार हमारे ऐतिहासिक स्रोत के रूप में देखने को मिलता है, जैन ग्रंथ कैसे ऐतिहासिक स्रोत देखने को मिलता है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। अधिकांश जैन प्रकृति एवं पाली भाषा में लिखा है। प्रकृति भाषा उसको कहते हैं जो समान तौर पर उस समय बोली जाती है, और पाली भाषा एक पाली भाषा ही है। अधिकांश जैन ग्रंथ जो है हमें पाली भाषा में मिलती है। जैन साहित्य को आगमन के नाम से जाना जाता है। यह बात समझने वाली बात है कि पूरे जैन साहित्य को एक अलग नाम दिया गया है जिसे आगमन कहा जाता है, और आगमन के अनुसार ही इसको एक विस्तृत नामकरण किया गया है। परिशिष्ट पर्व एक जैन साहित्य है। भद्रबाहु रचित ये जैन साहित्य है। अश्वल्य गृहसूत्र ये जैन साहित्य है। आचार सूत्र ये भी जैन साहित्य है। भागवती सूत्र ये भी जैन साहित्य है। कालिक पुराण कुछ विशेष ग्रंथ जैसे जैन साहित्य हैं। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। भद्रबाहु एक जैन आचार्य थे जिन्होंने अपनी रचना कल्पसूत्र से की है। उसमें बहुत सारे जो जैन के बारे में विस्तार पूर्वक से बताया गया है, इसमें समझने वाली बहुत सारे प्रश्न आता। भद्रबाहु द्वारा रचित कौन सी पुस्तक है, तो आप झट से लिख देंगे कल्पना सूत्र है। भगवान महावीर के जीवन कार्यों का विवरण भगवानितुसु में मिलता है, भगवान टीसु में मिलता है। पुराणों में जैन साहित्य को चरित्र कहा गया है। अब देखिए यहाँ पर उल्टा हो गया। पहले जैन साहित्य को जो है आगमन कहा जाता था, आगमन जैन लोग कहते थे,
लेकिन हमारे जो पुराण है उसमें जैन साहित्य को चरित्र कहा गया है। पुराणों में जैन साहित्य को चरित्र कहा गया है। चरित्र संस्कृत के साथ साथ प्रकृति तथा अपभ्रंश भाषा में भी लिखे गए हैं। अब हम बात करते हैं लौकिक साहित्य की। लौकिक साहित्य कौन कौन सी है? लौकिक साहित्य के अंतर्गत विभिन्न ऐतिहासिक तथा अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है। ऐसे साहित्य को धर्मोत्तर साहित्य भी कहा जाता है। अब पहला नाम जो उसमें आता है अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री विष्णुगुप्त, चाणक्य एवं कौटिल्य नाम से की। अर्थशास्त्र की खास बात यह है कि अर्थशास्त्र को भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन समाज, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था का विवरण प्राप्त होता है। अष्टधाई ये दूसरी सबसे बड़ी पुस्तक है स्रोत के रूप में। अष्टधाई संस्कृत व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके रचयिता पाणिनि है। पाणिनि का समय काल 400 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। इस ग्रंथ से पूर्व मौर्यकालीन भारत की राजनीतिक दशा पर प्रकाश पड़ता है। वार्तिका ये एक संस्कृत व्याकरण की प्रसिद्ध ग्रंथ है। वार्तिका ग्रंथ, इसके ग्रंथ के रचयिता कात्यायन है। कात्यायन का समय काल 300 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। कार्तिका ग्रंथ से मौर्यकालीन भारत की राजनीतिक दशा का वर्णन प्राप्त होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि तीसरा ग्रंथ भी बहुत महत्वपूर्ण है। और चौथी बार हम बात कर रहे हैं महाभाष्य की। महाभाष्य ग्रंथ जो है ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस ग्रंथ के कारण ही इतिहास के बारे में विभिन्न प्रकार का अध्याय प्राप्त होते हैं। इस ग्रंथ के रचयिता पंतजलि हैं। इनका समय काल 350 ईसा पूर्व के आसपास, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व माना जा सकता है। पंतजलि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इस ग्रंथ से आरंभिक शुंगकालीन शासकों के समकालीन राजनीतिक घटनाओं के संबंध में महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। पांचवी जो ग्रंथ है वो मालिका मित्रम है। कालिदास द्वारा रचित प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का यह नाटक ग्रंथ है। प्रारंभिक शुंग राजाओं के विषय में महत्वपूर्ण ज्ञान देता है। कुछ विद्वान कालिदास का समय गुप्त काल मानते हैं, परंतु स्वर्गीय क्षेमचंद्र चट्टोपाध्याय तथा स्वर्गीय N.M. घोष आदि विद्वान उस समय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व मानते हैं। छठा है दिव्यज्ञान, ललित विस्तार और महावस्तु। संस्कृत भाषा में लिखित बौद्ध ग्रंथ है। इस बौद्ध ग्रंथों में मौर्य तथा शासक राजवंशों के परंपराओं का प्राप्त प्रकाश पड़ता है। सातवां है दीपवंश महावंश, पाली भाषा में लिखी सिंहली और बौद्ध ग्रंथ है। इस बौद्ध ग्रंथों में से भी मौर्यकालीन एवं शाक्यकालीन परंपराओं पर प्रकाश पड़ता है। छठा जो है बुद्ध चरित्र है। बुद्ध चरित्र जो कनिष्ठ के दरबारी कवि अश्वघोष द्वारा प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में रचित ग्रंथ है। इस ग्रंथ की भाषा संस्कृत है। यह ग्रंथ गौतम बुद्ध के विभिन्न चरित्रों का वर्णन करता है। सातवां जो है वो मुद्राक्ष है। मुद्राक्ष विशाखा दत्त द्वारा रचित ऐतिहासिक घटना है। इस ग्रंथ की रचना 500 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। इस ग्रंथ के माध्यम से नंद राजाओं तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विस्तार से चर्चा होती है। चंद्रगुप्त मौर्य और नंद राजाओं के बीच हुए युद्धों का भी वर्णन इसमें मिलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य और नंद राजाओं का जो सही सटीक जानकारी जो मिलता है वो इस पुस्तक में मिलता है। अब आठवीं पुस्तक बोलते हैं मिचकटिंगम। यह महाकवि शूद्रक द्वारा रचित ग्रंथ है। मिचकटिंगम में गुप्तकालीन भारत का वर्णन प्राप्त होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ऐतिहासिक दृष्टि से ग्रंथ में। नौमा जो है रत्नावली प्रियदर्शिका नागानंद। सम्राट हर्षवर्धन 606 ईस्वी के और जिसका शासनकाल 648 ईस्वी तक रहा, इनके द्वारा प्रणीत ये नाटक कृति 7वीं शताब्दी के इतिहास पर रोचक प्रकाश डालती है। इन ग्रंथों की रचना 7वीं के पूर्वार्ध में ही हो गई थी और यह ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। 10वां है हर्षचरित। हर्षचरित भी ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रंथ है और यह सम्राट हर्षवर्धन के राज्य कवि वामभट्ट द्वारा रचित गया है। इस ग्रंथ में हर्षकालीन भारत के इतिहास पर प्रकाश डाला गया है। 11वां है विक्रम
विक्रमादेव चरित्रम। विक्रमादेव चरित्रम जो है ऐतिहासिक दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसमें भी ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत कुछ पड़ा मिला है। 12वां है नवसंहार चरित्रम। यह पद्मगुप्त द्वारा 11वीं शताब्दी में रचित ग्रंथ है। संस्कृत भाषा का प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य है। इस ग्रंथ से परमार शासक सिंधुराज नवसंहार के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। 13वां जो है राजतरंगिणी है। राजतरंगिणी में ऐतिहासिक ग्रंथों में राजतरंगिणी को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। इस ग्रंथ के माध्यम से आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी तक के कश्मीर के राजाओं के इतिहास प्राप्त होता है। इस ऐतिहासिक ग्रंथ के रचयिता कल्हण थे, जिन्होंने 12वीं शताब्दी में इस ग्रंथ की रचना की। संस्कृत भाषा में रचित ऐतिहासिक घटनाओं का प्रथम क्रमबद्ध विवरण राजतरंगिणी से प्राप्त होती है। 14वां जो है कुमार पाल चरित्रम है। हेमचंद्र द्वारा प्रकृति भाषा में रचित ऐतिहासिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ के माध्यम से चालुक्य वंश के शासकों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। और 15वां जो ग्रंथ आप है ऐतिहासिक दृष्टि से वो है मेरुतुंगचा द्वारा रचित 1305 ईस्वी के ग्रंथ। प्रबंध चिंतामणि के गणना एक महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ के रूप में की जाती है। और 16वां जो है वसंत विलास महाकवि बालचंद्र द्वारा रचित यह ग्रंथ है। यह भी ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस ग्रंथ में चालुक्य वंशी शासकों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। और 17वां जो है कीर्ति कुमुदी सोमेश्वर द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ के माध्यम से चालुक्य वंशी इतिहास के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। 18वां जो है पृथ्वीराज विजय है। प्रारंभिक 12वीं शताब्दी के रचित ऐतिहासिक ग्रंथ जिसकी रचना एक कश्मीरी पंडित जन नायक ने की थी। इसके साथ ही मैं ये समाप्त हुआ। अगले वीडियो में मैं फिर से आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।